अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रवाद कितने प्रकार का होता है और हमने ये भी समझा था कि किस तरह से भारत में तीनों ही प्रकार के राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक राष्ट्रवाद ने, और उन कारणों को हमने समझा था कि क्यों भारत का राष्ट्रवाद अपनी सफलता तक पहुंचा था। नौ आज हम पहले समझेंगे कि वो कौन कौन से आवश्यक तत्व थे जिन तत्वों पर भारत का राष्ट्रवाद खड़ा था, यानी कि जिनके आधार पर भारत में राष्ट्रवाद ने जन्म लिया, जिनके बिना भारत में एक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना कठिन होता। तो इसमें जो एक पहला तत्व माना जाता है वो है भारत की भौगोलिक एकता, यानी कि भारत की एक जियोग्राफिकल यूनिटी। अगर हम बात करें, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चीन में तो नहीं चला, जबकि चीन भारत का पड़ोसी देश है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही भारत चीन का पड़ोसी देश है, लेकिन भारत और चीन के बीच में एक बहुत ही मुश्किल भूगोल है, भौगोलिक संरचनाएं हैं जो कि भारत को चीन से अलग करती हैं। अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के समय के भारत को देखें, जहां जहां आंदोलन चले देखें, तो वो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र था जो कि ऊपर हिमालय से घिरा हुआ है और तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो इसीलिए लाहौर से लेकर के असम तक जो है राष्ट्रीय आंदोलन चला, और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय आंदोलन चला, क्योंकि प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से यही स्थलखंड एक स्थलखंड की तरह से दिखाई देता है, एक एकीकृत या एक यूनाइटेड जियोग्राफी दिखाई देती है। तो जो स्पेशल यूनाइटेड जियोग्राफी थी इंडिया की, इसने भारत को एकजुट करने में मदद की, भारत को इकट्ठा करने में मदद की। तो एक कारण तो ये था। दूसरा कारण माना जाता है भारत की सांस्कृतिक एकता। वैसे तो भारत में हर 100 से 200 किलोमीटर पर अगर हम बढ़ते हैं, चलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें कुछ न कुछ स्थानीय सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। हमें भाषाएं, हर 200 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, 200 किलोमीटर पर खान पान और पहनावा बदल जाता है। भारत, कहा जाता है भारत विविधताओं का देश है, लेकिन फिर भी भारत में एक सांस्कृतिक एकजुटता है। पाकिस्तान से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं मिलेंगी, लेकिन फिर भी कुछ मूलभूत कॉमन बातें ऐसी हैं जो कि हमें एक सांस्कृतिक एकता देती हैं। और वह सांस्कृतिक एकता ऐसी है कि वह यूरोप से तो अलग है। हम वहां उन मामलों में हम यूरोप से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये जो भारत की विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत में जो सांस्कृतिक एकता थी, उसने भी भारत को में राष्ट्रवादी आंदोलन को चलाने में मदद की। इसके अलावा एक कारण बड़ा माना जाता है कि अंग्रेजों ने जो भारत में प्रशासनिक एकता स्थापित की, उसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को तैयार करने में मदद की। अंग्रेजी शासन से पहले भारत रियासतों में बटा था और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजाओं के प्रशासन काम कर रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे अंग्रेजी शासन भारत की सारे रियासतों, रजवाड़ों, राजाओं को हराते हुए अपने प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा बनाता गया, तो भारत में हर जगह एक प्रकार का प्रशासन लागू होने लगा, एक प्रकार की कानून व्यवस्था, एक प्रकार की प्रशासनिक तंत्र से व्यवस्थाएं चलने लगी। तो कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक एकता भारत के अंदर आई। पूरे भारत में एक से नियम कानून, एक सी व्यवस्थाएं, अंतर थे लेकिन फिर भी एक सी व्यवस्थाएं आनी शुरू हो गई थी। और उन प्रशासनिक तंत्र के प्रति जो विरोध था वो भी एक सा होने लगा था, उसके कारण भी एक से बनने लगे थे, जिसने हमको राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में मदद की। तो अंग्रेजों ने जो भारत में प्रशासनिक एकता स्थापित की, वह भी भारत के राष्ट्रवाद में एक आवश्यक तत्व बना। इसके बाद आर्थिक एकता। अलग अलग राजाओं ने अलग अलग व्यवस्थाएं अपनी रियासतों में चला रखी थी, आर्थिक व्यवस्थाएं अलग अलग चला रखी थी। लेकिन वैसे अंग्रेजों ने भी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवस्थाएं चलाई थी। कहीं महलवारी व्यवस्था थी, आगे हम इन सबको पढ़ेंगे, कहीं जागीरदारी व्यवस्था थी, कहीं रैयतवारी व्यवस्था थी, अलग अलग व्यवस्थाएं तो थी।
लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो भारत में आर्थिक संरचना पूरे भारत में अंग्रेजों ने लगभग एक सी कर दी थी, और उस आर्थिक संरचना का उद्देश्य था भारत के धन संपत्ति को लूटना और उस संपत्ति को यहां से ब्रिटेन स्थानांतरित करना, जितनी बड़ी मात्रा में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जो आर्थिक शोषण तंत्र था ब्रिटेन का, वह पूरे भारत में फैल रहा था। तो जो आर्थिक एकता आई भारत के अंदर अंग्रेजों की तरफ से, उस आर्थिक एकता ने पूरे भारत को एकजुट करने में मदद की, क्योंकि उस आर्थिक तंत्र से, अंग्रेजों के उस आर्थिक तंत्र से पूरा भारत त्रस्त हो चुका था। तो उस भारत को एक राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने में मदद मिली। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यायिक एकता, भारत ने, अंग्रेजों ने एक प्रकार की न्यायिक व्यवस्था को पूरे भारत में लागू किया, अपनी कोर्ट्स उसने स्थापित की, और वह सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि वह कितना न्यायप्रिय है। लेकिन उस न्यायिक तंत्र के माध्यम से उसने पूरे भारत में अन्याय को स्थापित करने की कोशिशें की। उसने जो न्यायिक व्यवस्था है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो एक असंतुष्टि थी ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था से, या जो एक कहीं ना कहीं एक अन्याय की भावना जो महसूस की जा रही थी, वह भारत के हर कोने में की जा रही थी, और उसने भी पूरे भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने में हमें मदद की। तो ये वो आवश्यक तत्व थे जो कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते दिखते हैं। इसके अलावा भी कुछ तत्व थे, कुछ सहयोगी तत्व थे जो कि हमें लगते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की, जैसे कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाना। हालांकि अंग्रेज भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के आए, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो हमें कोई बहुत अंग्रेजी में निपुण बनाना चाहते थे, या हमारे को शिक्षित करना चाहते थे, बल्कि उसके पीछे का उनका उद्देश्य तो ये था कि अगर अंग्रेजी शिक्षा की एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता भारतीयों में आ जाएगी, तो धीरे धीरे जो है क्रिश्चियनिटी की एक्सेप्टेबिलिटी भी आ सकती है, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन व्यवस्था की स्वीकार्यता, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी भारतीयों के अंदर आ जाएगी। उन्होंने तो उस उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा यहाँ लागू की। लेकिन हर चीज के फायदे और हर चीज के नुकसान होते हैं। जब अंग्रेजी शिक्षा भारत में आई, तो अंग्रेजी शिक्षा अपने साथ एक तार्किक व्यवस्था, यूरोप की जो एक तार्किक परिपाटी थी, जो तार्किक सोच थी, जो एक रीजन और क्वेश्चन करने की जो प्रकृति थी, उसको भी अपने साथ लेकर के आई। जो सवाल खड़े करने की और सवाल पूछने की जो प्रकृति थी, अंग्रेजी शिक्षा अपने साथ वो भी लेकर के आई, और कहीं ना कहीं उसने भारतीयों को सवाल खड़ा करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करना शुरू कर दिया। और बहुत तरह, और जो मध्यम वर्ग में अंग्रेजी से शिक्षित कुछ बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने अंग्रेजी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने प्रारंभ कर दिए कि किस हैसियत से और क्यों अंग्रेजी शासन भारत में है, किस अधिकार से अंग्रेज भारत में व्यवस्था चला रहे हैं और उसके नाम पर भारत का शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए अंग्रेजी शिक्षा को एक कारण माना जाता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है जातीय अहंकार को। देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि बाहर से केवल अंग्रेज ही भारत में आए हों और यहाँ रहे हों। बहुत सारे, इससे पहले भी बहुत सारे राजा और बहुत सारे यात्री भारत आए और भारत में रहे, उन्होंने यहाँ निवास किया, भारत को अपना घर बनाया। लेकिन जब वो भारत में आए और उन्होंने भारत में शासन किया, तो वह भारत के ही हो गए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने भारत में शासन किया और यहाँ की संपत्ति जो है वो कहीं किसी और देश में भेजते थे, या किसी और देश का विकास उस संपत्ति से किया करते थे। पर अंग्रेज ऐसे थे जिन्होंने भारत में शासन तो लंबे समय तक किया, लेकिन वो कभी भारत के हुए नहीं। उन्हें भारत को कभी अपना देश नहीं माना, क्योंकि उनके अंदर एक जातीय अहंकार था और वो यूरोपियंस को एक श्रेष्ठ जाति समझा करते थे। वे भारत में केवल और केवल शोषण करने के उद्देश्य से, और वह भारत में केवल भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए भारत आते थे। लेकिन वह यहाँ की संपत्ति ब्रिटेन भेजा करते थे, और वह हमेशा उन्होंने ब्रिटिश समाज को
हमेशा एक श्रेष्ठ जाति माना भारतीय समाज की तुलना में, और इस कारण कभी भी भारतीय और ब्रिटिश एक नहीं हो पाए, उनमें वो आत्मीयता विकसित नहीं हो पाई, और कहीं ना कहीं भारतीय ब्रिटेन को अपने समाज का हिस्सा स्वीकार, ब्रिटिश लोगों को अपने समाज का हिस्सा कभी स्वीकार नहीं कर पाए। तो ये जो जातीय अहंकार था ब्रिटेन का, उसने भी कहीं ना कहीं भारतीयों को एक राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ने में और उसको चलाने में प्रेरणा दी। इसके अलावा माना जाता है कि अतीत का पुनर्वीक्षण, भारत में समय समय पर इतिहासकार आए, जैसे मैक्स मूलर ने भारत में इतिहास लिखा, भारत का इतिहास लिखा। इसके अलावा जो है बहुत सारे भारतीय इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने जो है भारत के गौरवान्वित ऐतिहासिक पलों का जिक्र दोबारा किया, और कुछ ऐसे लेख लिखे गए जिनके माध्यम से भारतीयों को समझ में आया कि भारत का इतिहास तो बहुत गौरवशाली था, भारत आज कैसे गुलाम बन गया, जबकि भारत तो पूरे विश्व में जो है विश्व गुरु माना जाता था। तो अब वह अगर गुलाम बना है तो वो कौन सी कमजोरियां हैं जो भारत के अंदर आ गई हैं, उन पर विचार करने का मौका इसके माध्यम से मिला। इसने भी हमारे को राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने में मदद की। एक और कारण माना जाता है और वो है जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो भारत में चले। मैंने उसका जिक्र पहले ही किया कि राजा राम मोहन रॉय से लेकर के और अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद तक जो एक बहुत लंबी श्रृंखला भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की चली, और ये सभी भारतीय धर्मों में चली। ये सिख धर्म में भी चली ये सुधार आंदोलन, ये इस्लामिक धर्म में भी सुधार आंदोलन चले, हिंदू धर्म में भी सुधार आंदोलन चले। तो ये सुधार आंदोलन चले, इन सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज के खोए हुए गौरव को वापस लौटाने का कोशिश की, उन्हें अपनी संस्कृति के पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। और जब उनके अंदर वो संस्कृति के प्रति गर्व और अपने भारत पर गर्व की जो भावना आने लगी, तो उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उनकी जातीय श्रेष्ठता की जो भावना थी उसके खिलाफ एकजुट होने में हमारी मदद की और एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने में मदद की। एक और कारण है मध्यम वर्ग। भारत में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ वो एक बड़ा कारण माना जाता है। हुआ ये कि भारत में जब आर्थिक संरचना बदली और अंग्रेजी शिक्षा आई तो उसके कारण भारत में एक नया वर्ग पैदा हुआ। इससे पहले भारत में या तो बहुत गरीब वर्ग था या भारत में अत्यधिक पूंजीपति वर्ग था, मध्यम वर्ग का आकार छोटा था। लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था के भारत में आने के साथ साथ भारत में मध्यम वर्ग का आकार बढ़ने लगा। अब ये जो मध्यम वर्ग है, ये मध्यम वर्ग शिक्षित भी होता है, ये मध्यम वर्ग तार्किक भी होता है, और साथ ही साथ ये मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी भी होता है, क्योंकि ये मध्यम वर्ग उच्च वर्ग के साथ रह करके काम, उसके ठीक नीचे रह करके काम कर रहा होता है। तो इसमें महत्वाकांक्षाएं होती हैं और इसमें यह कॉन्फिडेंस होता है कि यह भी एक दिन वहां तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए क्रांतियों को प्रेरित करने में कहा जाता है कि मध्यम वर्ग की भूमिका बहुत होती है। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इस शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि धीरे धीरे अंग्रेजों के समय में इसका आकार बढ़ रहा था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कृषक और मजदूर संगठन भी भारत के अंदर बनने लगे थे और इन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सहयोग किया। कुछ पूंजीपति वर्ग, भारतीय पूंजीपति वर्ग भी भारत में खड़ा हुआ। जैसे अगर मैं बात करूं तो टाटा, बिरला, साथ ही साथ बजाज, इस तरीके के जो उद्योगपति थे वो भारत में आए। ये उद्योगपति हालांकि क्योंकि व्यापार कर रहे थे तो ये सरकार से खुलकर के तो लड़ाई नहीं लड़ते थे या सरकार का विरोध खुलकर के तो नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीय आंदोलन को सहयोग दिया, भारतीय आंदोलन की इन्होंने मदद की। और वो मदद इन्होंने इसलिए की क्योंकि इन्हें ये लगता था कि अगर भारत स्वतंत्र होगा तो कहीं ना कहीं भारत में जो व्यापार बढ़ेगा, भारतीयों के बीच में जो व्यापार बढ़ेगा,
वह उस व्यापार का लाभ इन्हीं उद्योगों को मिलेगा, इन्हीं उद्योगपतियों को मिलेगा, जो कि आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो मिला भी है। हमारे आज भी जो रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें ये टाटा, बिरला, बजाज वगैरह हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने, इन उद्योगपतियों ने खुलकर नहीं लेकिन पीछे से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वित्तीय सहायता भी दी और जिस प्रकार की सहायता दे सकते थे वो सहायता दी। तो ये कुछ सहयोगी तत्व थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मदद की। तो इन सब की बदौलत, इन सब के सहयोग से और इन तत्वों के आधार पर भारत में एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा हुआ। चलिए अब कांग्रेस की स्थापना की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो जो था उस वीडियो के साथ कुछ नोट्स दिए थे जिसमें कुछ संस्थाओं का जिक्र था, कुछ संगठनों का जिक्र था, जो संगठन कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई उससे पहले बने थे। और उन संगठनों की संख्या काफी है और वो संगठन भारत के केवल एक हिस्से में नहीं बने बल्कि भारत के लगभग सभी हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में ये संगठन बने हुए थे। तो उनके बारे में उम्मीद करता हूं कि वो नोट्स आपने पढ़े होंगे, उनके उन संगठनों के बारे में आपने जो भी आपके पास बुक है उससे पढ़ने की कोशिश की होगी या उन नोट्स से तो पढ़ा ही होगा आपने, एटलीस्ट उनके नाम आपके सामने आ गए होंगे। तो एक ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन थी? तो मैंने कहा था इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि 1836 में, बहुत पहले, कांग्रेस की स्थापना से बहुत पहले 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का निर्माण राजा राम मोहन रॉय के अनुयायियों ने किया था और इसी को हम भारत का पहला राजनीतिक संगठन भी मानते हैं। तो बंग भाषा प्रकाशक सभा के रूप में कांग्रेस के स्थापना से बहुत पहले भारत में एक राजनीतिक संगठन 1836 में ही राजा राम मोहन रॉय के अनुयायियों के द्वारा आ गया था। ऐसे ही 1837 में कलकत्ता में जमींदारी एसोसिएशन बना। वहीं ये सब डिटेल्स तो आपके पास ऑलरेडी पहले से है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1943 के अंदर बनी। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष ने बनाई। इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाई। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में बंबई में बनाई गई। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था 1885 के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि फिरोज शाह मेहता ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने और केटी तेलंग ने मिलकर के बंबई में बनाया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 1867 के अंदर पूना सार्वजनिक सभा बनाई गई थी। इसके महादेव गोविंद रानाडे ने, एमजी रानाडे ने, गणेश वासुदेव जोशी आदि ने मिलकर के संगठन को पूना के अंदर बनाया था। इसके अलावा मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनाई गई थी। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण देखें तो मद्रास महाजन सभा, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, एसोसिएशन था, ऐसी मद्रास महाजन सभा थी जो कि 1884 के अंदर बनाई गई और इसको बनाने वाले थे एमवी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू आदि। जी सुब्रमण्यम अय्यर वही हैं जिन्होंने हिंदू अखबार की स्थापना भी की थी। तो इन्होंने मद्रास महाजन सभा बनाई 1884 के अंदर। यही नहीं, भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी भारतीयों ने कुछ संगठन बनाए, जिसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 के अंदर लंदन में दादा भाई नौरोजी ने संगठन को बनाया था। तो ये सारे एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूं? इस एग्जाम्पल से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कांग्रेस भारत का पहला संगठन नहीं था, कांग्रेस भारत की पहली संस्था नहीं थी, बल्कि कांग्रेस की स्थापना से पहले तमाम संस्थाएं भारत में बन चुकी थी और अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही थी। तो फिर क्या जरूरत थी कांग्रेस को बनाने की? क्या ये संगठन बेकार थे, ये नाकारा थे, या ये संगठन केवल नाम को बने थे, कुछ किया नहीं था इन्होंने? मैं ये भी नहीं कह सकता, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ किया नहीं। इन्होंने कई आंदोलन चलाए, इन संगठनों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंदोलन चलाए। जैसे कि ये सवाल भी कई बार आता है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले के जो संगठन थे उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए। अगर मैं आंदोलनों में से कुछ आंदोलनों को याद करूं तो 1875 के अंदर
सूती वस्त्रों पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की मांग करके एक आंदोलन भारत के अंदर चलाया गया था। एक्चुअली ब्रिटेन से सस्ता सूती कपड़ा जो है भारत के बाजारों में आने लगा था। उस कारण जो भारत के व्यापारी थे उनका भारतीय बाजार में कपड़ा बिकना बंद हो गया था। तो भारतीय व्यापारी यह मांग कर रहे थे कि ब्रिटेन या यूरोप से जो आने वाला सूती वस्त्र है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, जिससे कि भारत के व्यापारी जो सूती वस्त्र से जुड़े हुए व्यापारी हैं वह ब्रिटेन के मशीनों से बनकर आने वाले कपड़ों के साथ एक प्रतियोगिता कर सके। तो उसके लिए भारतीयों के हित में, भारतीय बाजारों के हित में जो है ये, या भारतीय उत्पादकों के हित में ये एक आंदोलन छेड़ा गया था 1875 के अंदर। इसके अलावा भारत में सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण हो, यानी कि इंडिया की सर्विसेज में, भारत की में सरकारी सेवाओं के अंदर भारतीयों को जगह दी जाए, भारतीयों को स्थान दिया जाए। इसकी मांग 1878-79 के अंदर की गई और इसको लेकर के एक आंदोलन किया गया भारत में। साथ ही साथ लॉर्ड लिटन, जो कि एक भारत में एक बहुत ही बुरा एक वॉइस रॉय माना गया है, जो कि एक बहुत ही मतलब जिसकी छवि काफी खराब रही भारतीय इतिहास के अंदर। तो लॉर्ड लिटन अफगानिस्तान के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे। उसका विरोध, अफगानिस्तान पर आक्रमण की जो तैयारी कर रहे थे उसका विरोध भारत के अंदर हुआ। वैसे भी भारतीय नेता नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन भारत के विकास के पैसे को अपने युद्धों को जीतने में खर्च करे या भारतीयों को अपने युद्ध में इस्तेमाल करे। इसके अलावा अगर मैं और आंदोलन देखूं तो काफी पॉपुलर आंदोलन रहा 1878 में शस्त्र अधिनियम के खिलाफ आंदोलन। लॉर्ड लिटन ने ही शस्त्र अधिनियम पारित किया, आर्म्स एक्ट पारित किया और भारतीयों के द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी। तो इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, इसका आंदोलन हुआ। देखिए, आज अगर हम हथियार रखते हैं उस पर पाबंदी लगाई जाती है तो ये समझ में आता है, लेकिन उस दौर में हथियार रखना मजबूरी थी, क्योंकि बस्तियां उतनी नहीं थी, जंगल ज्यादा थे। व्यापारियों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो है जंगलों को पार करना पड़ता था, ऐसे इलाकों को पार करना पड़ता था जहां पर जो है कोई दूर दूर तक इंसान नहीं रहता था। तो ऐसे में जानवरों का खतरा रहता था, साथ ही साथ लुटेरों का खतरा रहता था जो कि व्यापारियों पर हमला करते थे। तो उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने होते थे। पर भारतीय लोगों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिए गए इस एक्ट से, तो फिर इसका काफी ज्यादा विरोध हुआ। इसके साथ ही साथ लिटन के ही दौर में 1878 में, कांग्रेस की स्थापना से पहले ये सब हो रहा है, 1878 के अंदर 78 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो भारतीय भाषाओं के अखबार थे, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र थे, पत्रकारिता थी, उसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, क्योंकि अंग्रेजों को यह डर लगा रहता था कि कहीं ना कहीं भारतीय अखबार जो है वो अंग्रेजों को की लोकप्रियता में कमी लाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन की कमियों को उजागर करने की कोशिश ना करें। तो वह भारतीय पत्रकारिता पर नियंत्रण लाना चाहते थे। तो उसके खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो उसके खिलाफ विरोध हुआ। एक बहुत पॉपुलर आंदोलन हुआ था, बहुत चर्चाएं उसकी हुई, और ये कांग्रेस की स्थापना से ठीक 1-2 साल पहले की बात है, 1883 की, 1883 की है। 1883 में इल्बर्ट बिल आया जो कि भारतीयों के हित में था। इल्बर्ट बिल के समर्थन में भी भारत में आंदोलन चला। ऐसा नहीं है कि केवल अंग्रेजों के बहुत सारे बिलों के विरोध में आंदोलन चला। इल्बर्ट बिल आया था ब्रिटिश संसद के अंदर, और इस बिल के समर्थन में भारतीयों ने आंदोलन चलाया। था ऐसा कि लॉर्ड इल्बर्ट जो थे वो एक विधेयक लेकर के आए ब्रिटिश संसद के अंदर, और उस विधेयक में ये मांग की गई कि जिस तरह से एक यूरोपीय जज भारत के अंदर, चाहे कोई यूरोपीय है चाहे कोई भारतीय है, सभी के मुकदमों की सुनवाई कर लेता है और उस पर अपना निर्णय दे देता है, वैसे ही अधिकार भारतीय जजों को भी मिलने चाहिए। उस दौर में था ये कि जो भारतीय जज थे वो
भारतीय अपराधियों के खिलाफ तो मुकदमा सुन सकते थे, लेकिन यूरोपीय अपराधियों के खिलाफ मुकदमा नहीं सुन सकते थे। ये एक बहुत बड़ा भेदभाव था और ये कहीं ना कहीं भारतीय जजों का अपमान था, भारतीय न्यायाधीशों का अपमान था। उन्हें दोयम दर्जे का न्यायाधीश समझा जा रहा था। तो इसको समाप्त करने के लिए, इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया 1883 में। भारत के उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, वो भी इनफैक्ट इल्बर्ट बिल का समर्थन कर रहे थे। वो काफी उदार प्रकार के थे भारत के सापेक्ष अगर देखा जाए तो, और भारतीयों ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि ये बिल ब्रिटिश संसद में पारित तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, भारत में आंदोलन इसके समर्थन में चला था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो कांग्रेस की स्थापना से पहले जो संगठन भारत में बने, उन संगठनों ने कुछ किया ही नहीं या वो खाली बैठे थे। तो फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि कांग्रेस को बनाया जाए जब ये संगठन अपने आंदोलन चला रहे थे, काम कर रहे थे? तो वो क्या कारण थे कि जो कांग्रेस जैसे संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी और फिर 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना की भी गई? एक्चुअली अगर हम कारणों को जाने, ये कारण एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कांग्रेस से पहले के जो संगठन थे उनकी क्या सीमाएं थी, क्या लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो संगठन थे, ये संगठन केवल कुछ सीमित दायरों तक या सीमित क्षेत्र में थे। ये अखिल भारतीय स्तर के संगठन नहीं थे। मुंबई प्रेसिडेंसी का संगठन था तो वो केवल मुंबई के आसपास के क्षेत्रों के लिए काम कर रहा था। मद्रास प्रेसिडेंसी का, मद्रास महाजन सभा थी, वो मद्रास के आसपास के क्षेत्र में काम कर रही थी। जितने ये संगठन थे, पूना सार्वजनिक सभा थी, वो पूना और उसके आसपास के क्षेत्र में काम कर रही थी। ये जितने संगठन थे, ये केवल सीमित क्षेत्रों में काम कर रहे थे। इनका कोई अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था, ऑल इंडिया लेवल पर ये काम नहीं कर रहे थे। एक कारण ये था। और ये मुख्य रूप से केवल लोकल इश्यूज को रेस कर रहे थे, केवल स्थानीय मुद्दों को ही रेस कर रहे थे, उठा रहे थे, स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे। ये पूरे भारत की बात नहीं कर रहे थे। एक बात। दूसरा, जो अगर हम इन संगठनों की लिमिटेशन देखें तो इन संगठनों में केवल कुछ सीमित वर्गों के ही लोग शामिल हो रहे थे। या तो केवल पढ़ा लिखा वर्ग ही शामिल हो रहा था या केवल जमींदार वर्ग ही शामिल हो रहा था। तो कुछ सीमित वर्गों के लोग ही इन संगठनों में शामिल हो रहे थे, यानी कि इन संगठनों में हर वर्ग के लोगों की सदस्यता की अनुपस्थिति थी। तो जब तक आप सब वर्गों को साथ नहीं जोड़ेंगे तो एक राष्ट्रीय आंदोलन कैसे खड़ा होगा और पूरे भारत की बात कैसे होती। तो एक ये सीमा भी थी कि हर वर्ग के लोग इन संगठनों में शामिल नहीं थे, तो कुछ ही सीमित वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। अगर हम देखें तो इसी कारण से इनके जो मुद्दे थे वो भी कुछ ही वर्गों की बात करते थे, कुछ ही वर्गों के हितों तक जुड़े हुए थे। केवल ये अंग्रेजों के आगे जिस वर्ग के सदस्य हैं वो अपने ही वर्गों के मुद्दों को उठाया करते थे। तो सभी वर्गों के मुद्दे ये संगठन नहीं उठा रहे थे। एक सीमा इनकी ये थी। और एक जो बड़ी सीमा थी वो ये कि इन संगठनों की सदस्यताएं बहुत सीमित थी। ये बहुत छोटे छोटे संगठन थे, क्योंकि इन संगठनों के साथ जनसमूह जुड़ा हुआ नहीं था। जनसमूह इन संगठनों के साथ नहीं जुड़ा था, और जब तक जनसमूह संगठनों के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक जन आंदोलन खड़ा कैसे होगा। इसीलिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही थी जो कि अखिल भारतीय स्तर का हो, जो कि ऑल इंडिया लेवल का हो, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके, जो समाज के सभी वर्गों की मांग उठाए, जिसमें हर वर्ग शामिल हो सके और हर वर्ग उसे अपना संगठन कह सके, मान सके। एक ऐसे संगठन की आवश्यकता उस समय महसूस हो रही थी। और यही कारण था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस की स्थापना करने में इन्हीं संगठनों के जो मुख्य नेता थे वो शामिल हुए। तो इन्हीं संगठनों ने तो कांग्रेस की स्थापना से पहले जो भारत के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग संगठन काम कर रहे थे, इन्हीं के मुख्य नेताओं ने, प्रभावशाली नेताओं ने एकजुट होकर एक मंच पर आकर पूरे समन्वय के साथ कांग्रेस की नींव रखी, कांग्रेस की स्थापना की।
तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक कांग्रेस एक स्वतः स्फूर्त संगठन था जो कि एकाएक वैसे ही बना दिया गया। कांग्रेस की स्थापना एक स्वाभाविक परिणति थी और यह एक दिन में तैयार होने वाला संगठन नहीं था। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में संगठनों का इतिहास है और एक लंबे समय तक अलग अलग क्षेत्रों में भारत में संगठनों ने काम करके अपने आप को कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय मंच प्रदान किया, जिससे कि सब लोग उस मंच के साथ जुड़ सके। तो ये मुख्य कारण था कि क्यों कांग्रेस, इन संगठन, भारत में इतने संगठन होने के बावजूद भी कांग्रेस का निर्माण हुआ, क्योंकि इन्हीं संगठनों के लोगों ने स्वयं को कांग्रेस दी, कांग्रेस की स्थापना की। बेसिकली बात यह है। तो अब यहां मैं इस वीडियो को रोकूंगा और अब कांग्रेस की हम स्थापना पर जाएंगे और मैं अभी एक स्लाइड आपको इसके साथ ही अटैच करूंगा, वीडियो में अटैच करूंगा, जिसमें कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ फैक्ट्स होंगे। उन फैक्ट्स को आप जरूर पढ़िएगा। उसमें वो सारी बातें आएंगी कि भाई कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई, कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई। वो स्कूल पूछ लिया जाता है किसी विद्यालय के अंदर जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी, किस शहर में कांग्रेस की स्थापना की गई। जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो कितने सदस्य कांग्रेस के अंदर प्रारंभिक रूप से जुड़े, वो कितने लोग थे। इसके अलावा एक फैक्ट आ जाता है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसके अलावा एक फैक्ट आ जाता है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जो संस्थापक थे वे अध्यक्ष नहीं थे, संस्थापक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन आ जाता है। कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कौन कौन से मुख्य नेता थे। एक ऐसे नेता थे जो कि बहुत बड़े नेता थे और वो कांग्रेस की स्थापना में जुड़े थे, लेकिन कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मौजूद नहीं थे, उस समय थोड़े नाराज चल रहे थे, तो उनका नाम पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम जो है, एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी, उनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी, ये सवाल आ जाता है। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन जो है वो फैक्ट्स कांग्रेस की स्थापना वाले दिन से या उस वर्ष से पूछ लिए जाते हैं। तो उसकी एक मैं फैक्ट शीट जो है वो अटैच अभी आपके साथ नोट्स में कर दूंगा। इसके बाद जो हमारा अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अब ये डिस्कशन करूंगा कि कांग्रेस को जब बनाया गया तो शुरुआत में उसके क्या उद्देश्य थे। अब जब कोई संगठन बनाया जाता है तो उसके कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो अपने प्रारंभिक दौर में जब कांग्रेस बनी है तो उसके आगे चैलेंजेस क्या थे, क्या चुनौतियां थी और क्या उसके शुरुआती उद्देश्य थे, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके कांग्रेस को बनाया गया था। इसीलिए एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ एक यूपीएससी में प्री में क्वेश्चन भी आ जाता है। सवाल यह आता है कि वो क्या कारण था कि कांग्रेस ने अपने शुरुआती समय में उस दौर में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपने शुरुआती दौर के अंदर सामाजिक या धार्मिक सुधार के मुद्दों को नहीं उठाया, या सामाजिक सुधार के मुद्दों को कोई अपना समर्थन या उन मुद्दों को खुद उठाने का काम नहीं किया, या उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश की। सामाजिक धार्मिक सुधार के मुद्दों में अपने आप को अपनी दूरी बना करके रखी। ऐसा क्यों था? हालांकि वही कांग्रेस आगे गांधी जी के नेतृत्व में सामाजिक सुधार की भी आंदोलन चलाएगी, सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार की भी बातें करेगी, लेकिन शुरुआती दौर में 1885, अभी गांधी जी नहीं है यहाँ भारत में, तो 1885 में लेकिन कांग्रेस जो है वो ऐसा नहीं करती है। तो ऐसा मतलब क्यों दूरी बना करके रखती है, एक ये सवाल बन सकता है। इसके अलावा ये मुद्दा तो आता ही है कि अगले वीडियो में इस पर जरूर चर्चा होगी कि क्या कारण थे कि एक अंग्रेज सिविल सेवक कांग्रेस के संस्थापक बने। क्या कांग्रेस वाकई में लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? क्या एक षड्यंत्र का परिणाम थी? क्या थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जो कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी हुई, और किन किन लोगों ने यह सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का सिद्धांत दिया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ वो वाले सवाल पर भी बात करेंगे कि जब मैंने आपसे पिछले वीडियो में वो सवाल उठाया था कि दादा भाई नौरोजी के आगे जब ये पत्र आता है कि कांग्रेस एक गद्दार संगठन है, कांग्रेस देश विरोधी भारतीय विरोधी संगठन है, अंग्रेजों का साथी है,
तो इस पर दादा भाई नौरोजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सफल हो गए, कांग्रेस हमने जिस उद्देश्य से बनाई थी वो उद्देश्य आज पूरा हुआ। तो ये इन सारे मुद्दों पर तो बात करेंगे और साथ ही फिर आगे बात करेंगे कि नरमपंथी नेता कांग्रेस में कौन थे, क्या था नरमपंथ, कौन नरमपंथी नेता थे, नरमपंथी नेता क्या सोचते थे, कैसा सोचते थे, कैसे सोचते थे, वो क्या करना चाहते थे और उनकी रणनीति क्या थे। तो इन सब मुद्दों के साथ अगला नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हम अपना इतना ही रखते हैं। ये नोट्स की जो शीट है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियोस लेट आ रहे हैं, 1-1.5 दिन लग रहा है, मैंने उसके कारण आपको पहले ही बता दिए। उसके साथ ही और कुछ तैयारियों में भी मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूं। आप लोगों की लाइव क्लासेस की तैयारी भी इस समय मेरे यहाँ चल रही है। आप लोगों की जल्दी ही जो है लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो इसकी तैयारी रखिएगा। उसके बाद आपका रेगुलर जैसे कोचिंग में क्लासेस चलती थी वो चलनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि कोरोना काल मुझे अभी जल्दी से समाप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल अगर वीडियो आपको ये आज का पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, और हाँ भाई, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। आपका कोई सवाल है तो उस सवाल को भी उसमें लिखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, कैसा लगा, उसे जरूर लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो मेरे लिए फीडबैक है। जैसे आपके आंसर्स पर आप चाहते हो कि मैं आपका आंसर चेक करूं, उस पर गुड, वेरी गुड जो भी देता हूं, वैसे ही आप भी इस पर अपना फीडबैक दीजिए। पर हाँ, फीडबैक जल्दी दीजिए, उतनी देर मत लगाइएगा जितनी देर मैं आपके आंसर चेक करने में लगाता हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है देर हो जाती है, आप देर मत करना, टाइम पर जल्दी से अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डालना, वीडियो को लाइक करना, और इसके बाद अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी।